एक में कहा गया है किस गवर्नर जनरल या फिर वाइसराय के समय मनुस्मृति का अनुवाद अ कोड ऑफ जंटू लॉज के नाम से किया गया था। तो गवर्नर जनरल या फिर वाइसराय, तो आप सभी जानते होंगे कि बंगाल में क्या हुआ करता था, गवर्नर का पोस्ट आया था सबसे पहले 1757 में, और 1757 से लेकर के 1760 तक जो है गवर्नर के पोस्ट पे रहते हैं बंगाल में कौन रहते हैं, रॉबर्ट क्लाइव। और इसके बाद क्या होता है 1757 के बाद क्या हो जाता है, ये फिर 1757 से 60 और 1765 से लेकर के 1767 तक कौन रहते हैं, रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के केवल और केवल गवर्नर के पोस्ट पे। लेकिन 1760 में क्या होता है, इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के बाद एक गवर्नर ही आता है बंगाल के जिसका नाम था बेंसीटार्ट, है ना। और ये 1760 से लेकर के 1765 तक रहता है, और फिर 1765 से लेकर के 1767 तक फिर यही कौन, रॉबर्ट क्लाइव ही आते हैं। और इसके बाद 1765 से लेकर के 1767 तक ये आने के बाद 1767 से लेकर के 69 तक कौन आ जाते हैं, बेरेलास्ट आते हैं। और 1769 से लेकर के 1772 तक कौन आते हैं, कार्टियर आते हैं, है ना। इसके बाद 72 में क्या होता है, गवर्नर के पोस्ट पे ही आते हैं, बंगाल के गवर्नर के पोस्ट पे आते हैं कौन, वारेन हेस्टिंग्स, है ना। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में आप लोग सुने होंगे कि ये 1772 से लेकर के 74 तक, 1772 से लेकर के कहाँ तक, 74 तक जो है किस पोस्ट पे रहते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर के पोस्ट पे रहते हैं। लेकिन आप सभी जानते होंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या किया जाता है, बंगाल के गवर्नर को क्या किया जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल पोस्ट में प्रमोशन करके गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और इस प्रकार से वारेन हेस्टिंग्स पहले व्यक्ति थे जो बंगाल के गवर्नर के साथ साथ बंगाल के गवर्नर जनरल भी रहे। और इसके साथ में आपको पता होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है था, ये उस टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ थे। और उस टाइम पे ये जो समिति किस समिति के सिफारिश पर आया था, यदि ये क्वेश्चन पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, गोपनीय समिति या फिर गुप्त समिति के सिफारिश पर आया था, जिसके तहत क्या हुआ था, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। और इसी अधिनियम के तहत जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, जिसके पहले 1773 के तहत 1774 में हुआ था, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश जो रहे थे कौन रही थी, सर एलिजा इम्पे, और 3 अन्य जो इसमें मतलब न्यायाधीश थे, जिसमें कौन कौन थे, चेम्बरलिन लिमनेस्टर और हाइडे, चेम्बरलिन लिमनेस्टर और हाइडे। अब आप सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। इसके बारे में सुने होंगे कि ये 1772 से लेकर के 74 तक किस पोस्ट पे रहते हैं, गवर्नर के पोस्ट पे। लेकिन 1774 से लेकर के 1785 तक किस पोस्ट पे, गवर्नर जनरल के पोस्ट पे। इसी ने क्या किया था, 1776 की यदि बात करें तो 1776 ईस्वी में मनुस्मृति का जो है सो मतलब ये अंग्रेजी अनुवाद करवाया था, किस नाम से करवाया था, अ कोड ऑफ जंटू लॉज के नाम से। किस नाम से करवाया था, अ कोड ऑफ जंटू लॉज के नाम से। और यदि बात करें 1785 ईस्वी की, तो 1785 ईस्वी में श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद करवाया था, किससे, किससे करवाया था, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। किसके द्वारा, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा करवाया था। कब, 1785 ईस्वी में। किसका, श्रीमद् भगवत गीता का कौन सा अनुवाद करवाया था, अंग्रेजी अनुवाद करवाया था, किससे, बोलिए ना, विलियम विल्किंस के द्वारा, है ना। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति यदि पूछे आपसे किसने अपनाया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रिंग फेंस पॉलिसी किसने अपनाया था, हो महाराज बोलिए ना, हो वारेन हेस्टिंग्स। अभी वारेन हेस्टिंग्स चल रहा है, वारेन हेस्टिंग्स बोलते रहिएगा, ठीक है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि पहली बार मुस्लिम शिक्षा के लिए मदरसा कॉलेज की स्थापना 1781 ईस्वी में जो किया गया था, वो किसके टाइम पे किया गया था, वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पे। यदि आपसे पूछेंगे कि संस्कृत शिक्षा के लिए बनारस में एक हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किया गया था, जो हिंदू महाविद्यालय की स्थापना किया था बनारस में, मतलब वो कब किया गया था, कब किया गया था, 1891 ईस्वी में किया गया था। किसके टाइम पे, किसके टाइम पे किया गया था, 1791 ईस्वी, याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे, 1791, ठीक है ना। 1891 रहता तब लेंसडाउन होता, प्रथम कारखाना अधिनियम। बुक में गलती लिखा होगा उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे यदि आपसे पूछे क्वेश्चन कि रिंग फेंस पॉलिसी किसने अपनाया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। आंसर निकला कि नहीं निकला। इसमें देखें, यदि लॉर्ड डफरिन के बारे में आप लोग सुने होंगे, ऑप्शन ए में क्या है, लॉर्ड डफरिन है। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे कि इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है, 1784 से लेकर के 1884 से लेकर के 1888 तक रहता है। और इसी दौरान, इसी दरमियान में क्या होता है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किया जाता है ए ओ ह्यूम के द्वारा, जो कि उस टाइम पे जो
वाइसराय गवर्नर जनरल पूछे कौन रहा था उस टाइम पे? लॉर्ड डफरिन रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री उस टाइम पे कौन थे? कोई बताइएगा उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के? बोलिए। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ग्लैडस्टोन। यदि पूछेंगे आपसे कि भारत के राज सचिव कौन था? भारत के राज सचिव कौन था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? लॉर्ड क्रॉस थे, है ना। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को हुआ था, इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? डब्ल्यू सी बनर्जी, विमेश चंद्र बनर्जी बने थे। लेकिन महासचिव किसको बनाया गया था? एओ ह्यूम को बनाया गया था, जो कि कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। स्कॉटलैंड निवासी थे, एक बहुत बड़े महान पक्षी वैज्ञानिक थे। बाद में 1907 ईस्वी तक महासचिव के पद पे रहे थे। कहाँ पे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर। और 1907 के बाद ये कहाँ? शिमला में रहने लगे थे, जिसके कारण आप सभी उसको शिमला के संत यानी कि हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जानते हैं। तो लॉर्ड डफरिन भी निकल गया। बंगाल टेनेंसी एक्ट, पंजाब टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट इसी के टाइम पे आया हुआ था। किसके टाइम पे? लॉर्ड डफरिन के टाइम पे। किसके टाइम पे? लॉर्ड डफरिन के टाइम पे। ये ऑप्शन भी निकल गया। ऑप्शन सी में लॉर्ड कैनिंग लिखा हुआ है। लॉर्ड कैनिंग, अब जितना ही बोलाएगा उतना ही ना बोलेंगे। लॉर्ड कैनिंग के बारे में आप सभी सुने होंगे कि लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल रहता है कब से कब तक? 1856 से लेकर के 61 याद रखेंगे। आपको याद रखना है कि इसी टाइम पे क्या हुआ था? एक महान क्रांति हुआ था जिसको हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से जानते हैं। लॉर्ड कैनिंग ही क्या किया था? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को जब महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र आया था, उसको इलाहाबाद में पढ़े थे कौन? लॉर्ड कैनिंग पढ़ा था। कौन पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग पढ़ा था। उसी दिन भारत की राजधानी एक दिन के लिए कहाँ बनाया गया था? इलाहाबाद को बनाया गया था। एक दिन के लिए राजधानी भारत का जो है मतलब इलाहाबाद को बनाया गया था। और आपको याद रखना है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस टाइम पे सुन लीजिएगा इधर ना, सुनिएगा। 1857 के जो क्रांति हुआ था उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल या फिर वाइसराय या गवर्नर पूछेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, है ना। लेकिन यदि पूछेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामस्टन थे। लॉर्ड पामस्टन। इस क्रांति की शुरुआत जो हुई थी कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। 10 मई 1857 को हुआ था। और आपको याद रखना है इस क्रांति का जो मुख्य कारण था, प्रमुख कारण था, चर्बी वाला कारतूस था। आपको याद रखनी है कि मंगल पांडे की यदि बात करें तो मंगल पांडे ने क्या किया था? इसको मतलब इनकार कर दिया था एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से 29 मार्च 1857 को। और 29 मार्च 1857 को इसको अस्वीकार करने के बाद क्या किया गया था? इसको पकड़ करके इसके ऊपर मुकदमा चलाया गया था। और फाइनली 8 अप्रैल 1857 को क्या किया गया था? इसको फांसी दे दिया गया था। इसके बाद क्रांति अपना जोर पकड़ लिया था। इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के बारे में आप सभी सुने होंगे। इसका शासनकाल जो कब से कब तक रहता है? 1899 से लेकर के 1905 तक रहता है। 1905 तक रहता है। इसी के टाइम पे 1899 ईस्वी में ही कलकत्ता के लिए क्या किया था? नगर निगम बोर्ड की स्थापना किया गया था। और साथ ही टंकन एवं मुद्रा अधिनियम आया था। यदि बात करें 1904 ईस्वी के तो यूनिवर्सिटी एक्ट भी आया था। 1902 ईस्वी में इन्होंने कई विभाग खोले थे, जैसे कि आप सभी जानते होंगे। कौन सा विभाग? सिंचाई विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया। इसके बाद और कौन सा विभाग? रेलवे विभाग हो गया। रेलवे बोर्ड का जो है मतलब गठन जो किया गया था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ही किया गया था। लेकिन इसका नेशनलाइजेशन 1950 ईस्वी में हुआ था बाद में। और यदि आपसे पूछा जाए कि सिंचाई आयोग का जो अध्यक्षता किसने किया था? बोलिए। सिंचाई आयोग का जो गठन किया गया था 1902 ईस्वी में, उसमें किसने किया था उसका अध्यक्षता? किसने किया था? मानक्रीफ के द्वारा किया गया था। और पुलिस आयोग के जो अध्यक्ष थे कौन थे? बोलिए। सर एंड्रू फ्रेजर था। एक क्वेश्चन कर दें। एक क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? बोलिए। बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? एंड्रू फ्रेजर। एंड्रू फ्रेजर बंगाल के क्या थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। आंसर निकला कि नहीं निकला? आंसर निकल गया होगा। इसका आंसर होगा क्या? वारेन हेस्टिंग्स। यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसके क्या हुआ था? कांग्रेस के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया था। तो आप सभी जानते होंगे कि गोलमेज सम्मेलन की यदि बात करें तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाता था? लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में किया जाता था। किस में किया जाता था? सेंट जेम्स पैलेस के अंदर किया जाता था। और इसको याद रखना है 3 बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? लंदन में। आपको याद रखना है कि ये जो लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो किया जा रहा था उसका जो उद्घाटन किया था किसके द्वारा किया गया था?
जॉर्ज पंचम, किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज पंचम के द्वारा। लेकिन अध्यक्षता कौन किए थे? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। कुल मिला के 3 बार आयोजन किया गया था। लेकिन एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है, गोलमेज सम्मेलन जो है, ये आयोजित क्यों किया गया था? ये आयोजित क्यों किया गया था? साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर बातचीत करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए। आप सभी जानते होंगे साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 में कर दिया गया था सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, जबकि 3 फरवरी 1928 को आया था भारत में। इसने जब बम्बई में आया था तो महात्मा गांधी सब टी प्रकाशन सब क्या किया था? इसका विरोध किया था, है ना। लेकिन आप सभी जानते होंगे जब ये 30 मई 30 मई कब? 1930 को, 27 मई 1930 याद रखेगा। 27 मई 1930 को जब ये अपना रिपोर्ट प्रकाशन किया था तो ए.के. स्वामी अय्यर ने क्या कहा था? क्या कहा? शिव स्वामी अय्यर ने क्या कहा था कि यह एक ऐसा रिपोर्ट है जिसको यदि कचरा के डब्बा में फेंकेंगे तो कचरा का डब्बा भी अपने आप में जलील महसूस करेगा, है ना। तो इससे आप सोच सकते हैं कि साइमन कमीशन का रिपोर्ट में क्या क्या हो सकता है ना। तो इसी पर वार्तालाप करने के लिए लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में क्या किया गया था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जो कि कुल मिला के कितने बार हुआ था? 3 बार। पहली दफ़ा जो हुआ था ये कब से कब तक चला था? आपको याद रखना है 12 नवंबर 1930 से लेकर के 13 जनवरी 1931 तक चला था। किसी किसी बुक में 19 जनवरी है, तो आपको दोनों याद रख लेना है। इसका आयोजन पहली बार कब से कब तक हुआ था? 12 नवंबर 1930 से लेकर के 13 जनवरी 1931 तक चला था। दूसरी दफ़ा जो चला था ये 7 सितंबर 1931 से लेकर के कब तक? 1 दिसंबर 24 दिसंबर नहीं, 1 दिसंबर 1931 तक चला था। और फाइनली जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये 17 नवंबर 1931 से लेकर के कब तक? 32 से लेकर के कब तक? 24 दिसंबर 1932 तक चला था, है ना। आपको याद रखना है कि पहली दफ़ा जो हुआ था गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, इसमें भारत के जो है 89 प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोई भी प्रतिनिधि हिस्सा नहीं लिया था, है ना। और ये फाइनली क्या रहा था? असफल रहा, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि उस टाइम पे भारत का सबसे बड़ा जो मतलब पार्टी हुआ करता था वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, है ना। तो इसीलिए कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि हिस्सा उसमें नहीं लिया था। तो इसके बाद जो सो गांधी जी मतलब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जाते हैं, किस जहाज से चढ़ के? SS राजपुताना नाम के जहाज से चढ़ के जाते हैं। कहाँ पे? लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में। और जैसे ही सीढ़ी पे चढ़ते हैं वहाँ पे विंस्टन चर्चिल के द्वारा क्या कह दिया जाता है? उसको अर्धनग्न फकीर या फिर नंगा फकीर के नाम से उसको पुकारा जाता है। और इसके बाद आपको याद रखना है इन्होंने कुछ अपना पक्ष रखा था जिसको स्वीकार नहीं किए, जिसके कारण या क्या किए? बीच आधे मतलब सम्मेलन में से क्या किए? वापस चले आए थे। और वापस जो आए थे ये किस जहाज से वापस आए थे? बेनसिटियाना जहाज से वापस आए थे। किस जहाज से? बेनसिटियाना जहाज से। तो आपको याद रखना है कि तीसरा बार जो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था उसमें भी कोई भारतीय प्रतिनिधि हिस्सा नहीं लिए थे, है ना। लेकिन आपको याद रखना है कि जब साइमन कमीशन जब आया था तो उसका कुछ लोगों ने बहिष्कार किया था, जिसमें से आपको बताना है, हम ऑप्शन भी दे देते हैं। एक क्वेश्चन है, सुनिएगा ध्यान से। साइमन कमीशन का निम्नलिखित में से किसने बहिष्कार नहीं किया था? हम ऑप्शन दे रहे हैं। साइमन कमीशन का निम्नलिखित में से किसने बहिष्कार नहीं किया था? ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी है टी प्रकाशन, ऑप्शन डी है आपके पास खली कुजमा। बोलिए। ऑप्शन ए था भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी था मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी था कौन? टी प्रकाशन, ऑप्शन डी है खली कुजमा। बोलिए कौन हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। हमको पता था कि आप सभी बोलिएगा मोहम्मद अली जिन्ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कोई नया बात नहीं है। सुनिएगा, अब हुआ क्या था, साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उसका कुछ पार्टियों ने क्या किया था? उस टाइम पे 29 बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी हुआ करता था, जिसमें से आप सभी जानते होंगे जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी ने इसका समर्थन किया था। और मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग का नेतृत्व कौन कर रहा था? मोहम्मद अली जिन्ना। तो मुस्लिम लीग से एक अलग दल था जिसका नेतृत्व कर रहा था सफ़ी के द्वारा, मोहम्मद सफ़ी के द्वारा किया जा रहा था, इसीलिए उस गुट का नाम ही रख दिया गया था सफ़ी गुट। तो उन्होंने ही क्या किया था? इसका सपोर्ट किया था, विरोध नहीं किया था, है ना। और साथ में भीमराव अंबेडकर भी याद रखनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आंसर निकल गया कि नहीं निकला? आंसर निकला? इसका आंसर क्या? अच्छा, क्वेश्चन नहीं निकला, क्या कहता है? हाँ, आंसर तो निकल गया। लेकिन अगर आपसे पूछेंगे तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा कौन लिए थे? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन है, सुनिएगा, ऑप्शन है आपका मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, गंगा सिंह, और इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाएगा? बीकानेर के राजा गंगा सिंह भी थे। इसमें आंसर ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर निकल गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भीमराव अंबेडकर भी हिस्सा लिए थे।
भीमराव अम्बेडकर लिए थे, किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? किसका प्रतिनिधित्व? दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। लेकिन महिला का प्रतिनिधित्व बोलेंगे कौन कर रहे थे? महिला का प्रतिनिधित्व एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। यदि पूछेंगे हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? कौन कर रहे थे? एमएस जायकर, एमएस जायकर। यदि पूछेंगे कि मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना। आंसर निकल गया होगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है अक्षांश रेखाओं की संख्या उत्तरी गोलार्ध में कितनी है? क्या लगाए हैं आप लोग? कितना लगाए हैं? 89 विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे क्या कहा गया है, ध्यान सुनिएगा, केवल और केवल उत्तरी गोलार्ध में कहा गया है ना। आप सभी जानते होंगे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में आप सभी जानते होंगे कि क्या होता है। ये एक काल्पनिक रेखा है, कोई मतलब फिक्स लाइन खींचा नहीं गया, ये काल्पनिक रेखा है, कल्पना किया गया है। और ये आप सभी जानते होंगे पूरे पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है उसका नाम क्या दिया गया है? भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा या इक्वेटर के नाम से उसको जानते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि प्रत्येक डिग्री पे क्या किया गया है? एक लाइन खींचा गया है, जो लाइन एक दूसरे के क्या होता है? पैरेलल होता है। और एक डिग्री पे यदि एक लाइन खींचा गया है तो लंब जो डालते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का बनता है। तो कितने रेखा खींचा जा सकता है? 89। कितना रेखा खींचा जा सकता है? 89 रेखा खींचा जा सकता है। इसका रीजन ये है कि लास्ट वाला जो 90 डिग्री जो होगा वो पोल होगा, और पोल जो होगा एक बिंदु होगा। और बिंदु को क्या आप रेखा में गिनती करते हैं? नहीं करते हैं। इसीलिए 89 रेखा ऊपर खींचा जाएगा, लेकिन बिंदु कितना होगा? 90 हो जाएगा। बिंदु कितना हो जाएगा? 90। यदि बात करें जब 89 रेखा ऊपर में हो जाएगा तो 89 रेखा कितना नीचे में भी। तो यदि पूछे कि कुल अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 178 हो जाएगा, है ना। लेकिन यदि इक्वेटर को भी काउंट कर लेंगे तब क्या हो जाएगा? 179। चूंकि ये 0 डिग्री लाइन जो है ये भी क्या है? एक अक्षांश है ना। तो यदि आपको देखें कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोल देते हैं? मकर रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलेंगे? बोलिए। आर्कटिक सर्किल। क्या बोलेंगे? आर्कटिक सर्किल। अंटार्कटिक सर्किल नहीं। 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को क्या बोलेंगे? अंटार्कटिका सर्किल बोलेंगे। 90 डिग्री उत्तरी को क्या बोलेंगे? उत्तरी ध्रुव। 90 डिग्री दक्षिणी को क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव। यदि बात करें कि दिन और रात की घटना जो बराबर होती है उसको क्या कहा जाता है? जब दिन और रात एक ही मतलब बराबर होते हैं उस घटना को क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है, इक्विनॉक्स कहा जाता है। ये होता कब कब है? बोलिए। 21 मार्च और 23 सितंबर। सुनिएगा, 21 मार्च यानी कि मार्च हो गया तो मार्च को ला देते हैं कहाँ पे? पोल पे ला देते हैं। मार्च हो गया। इसके मार्च के बाद क्या होता है? मार्च के बाद क्या होता है? अप्रैल। सॉरी, अप्रैल। मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, है ना। तो जून को कहाँ चला जाएगा? मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून को कहाँ चला जाएगा? कर्क रेखा के ऊपर, है ना। फिर जून के बाद क्या होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर। फिर कहाँ जाएगा? विषुवत रेखा पे। फिर जो सितंबर के बाद क्या हो जाएगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर कहाँ चला जाएगा? कहाँ चला जाएगा? बोलिए ना महाराज, आप लोग थोड़ा डाइवर्ट हो गए है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझिएगा पहले। 21 मार्च को कहाँ रहता है? पोल पे। मार्च के बाद जून, जुलाई, अगस्त को, सितंबर को कहाँ चला जाएगा? फिर जो मतलब उसी पे आ जाता है। और ये दिन रात बराबर होता है, इस घटना को कहा जाता है इक्विनॉक्स कहा जाता है, अर्थात विषुव के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यदि पूछेंगे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में कब होता है सबसे बड़ा दिन? कब होता है? 21 जून को। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को। आंसर निकला कि नहीं निकला? आंसर निकल गया। आंसर इसका डी होगा 89। अगला क्वेश्चन कहता है कि थारलुंग जांगबो अर्थात पवित्र करने वाली नदी के नाम से किसको जाना जाता है? तो आप सभी जानते होंगे कि एक नदी है जिसका नाम है, एक जो मतलब कैलाश पर्वत श्रेणी, जो किसका हिस्सा है? बोलिएगा। किस हिमालय का हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ट्रांस हिमालय के बारे में आप सभी जानते होंगे कि उसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर, पीर पंजाल। लेकिन पीर पंजाल में मिलने वाले चट्टान, मिट्टी, अवसादों से पता चलता है कि वो जो है ये ग्रेट हिमालय के जो मतलब चट्टान है, मिट्टी है, उससे मैच कर रहा है। इसीलिए पीर पंजाल को ट्रांस हिमालय के श्रेणी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि ट्रांस हिमालय जो है हिमालय का हिस्सा ही नहीं है। हिमालय के उस पार है, तिब्बत के साइड में है, इसीलिए इसको तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं हम सभी। और इसके बाद में ये हिमालय के उस पार में है, इसीलिए इसको पार हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ग्रेट हिमालय जो है ये पूरे बर्फ से ढका रहता है सब दिन, इसीलिए इसे हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जानते हैं। उसी के पास में एक हिमानी है जिसका नाम है आंगसी हिमानी। क्या नाम है? आंगसी हिमानी, या फिर इसी को आप लोग जानते हैं
थारलुंग जांगबो या फिर क्या बोलते हैं इसको चेमा युंगडुंग हिमानी, चेमा युंगडुंग हिमानी के नाम से जानते हैं। और इसी नदी, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सांगपो नदी। कौन सा? सांगपो या फिर सापू कहा जाता है। और इसी को थारलुंग जांगबो नदी के नाम से भी जानते हैं। जब ये क्या होता है, यहाँ से चेमा युंगडुंग हिमानी से निकलने के बाद क्या होता है, पूरब की ओर चलती है। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश के पास क्या होता है, ऐसे देखिएगा, ध्यान से मेरे हाथ की तरफ देखिएगा, यहाँ से निकलने के बाद नदी क्या होता है, ऐसे जाता है पहले पूरब की तरफ, लेकिन अचानक क्या होता है, दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। और दक्षिण की तरफ मुड़ने के बाद फिर पश्चिम की ओर आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यू आकार की यू टर्न बनाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, यू टर्न नहीं बन रहा है इसे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक दर्रा का नाम है जिसका नाम है कौन सा दर्रा? कौन सा दर्रा? यांगयाप दर्रा, जो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रा से क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी सीधा एंटर करती है और बहुत बड़ा गॉर्ज का निर्माण करती है। और जैसे ही क्या होता है, मतलब अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, उसका नाम बदल जाता है। क्या नाम हो जाता है? क्या नाम हो जाता है? दिहांग के नाम से जानने लगता है ना। इसके बाद क्या होता है, जब ये अरुणाचल प्रदेश से क्या कहते हैं, असम में एंटर मारती है। और असम के ही मेन नाम से हम सभी जानते हैं। क्या नाम है असम का? ब्रह्मपुत्रा, है ना। और जब ब्रह्मपुत्रा से क्या होता है, ब्रह्मपुत्रा में ही आपको याद रखना है कि एक मतलब नदी है, बहुत सारा इसका नदी है, जैसे कि हो गया आपका मानस हो गया, आगे आके मिलती है, धनश्री हो गया, सुवनश्री हो गया, है ना। इसके बाद पगलादिया नदी है, ये सब इसकी प्रमुख सहायक नदी है। आपको याद रखनी है, ध्यान सुनिएगा कि जब ये असम में जब प्रवेश करती है ना, तो वहाँ पे नदी जो है मतलब इतना चौड़ा नदी है। सपोज कीजिएगा इसके बीच में जो नाव जो जा रही है ना, नाव है, इसके बाद उससे बड़ा दूर में क्या हो जाएगा, मतलब अवसाद जम करके ऊपर आ जाएगा। और इस बीच में जो मतलब द्वीप जैसे जो ये देख रहे हैं, इस टाइप से मतलब क्या हो जाता है, द्वीप का निर्माण हो जाता है, जिसको बोलते हैं नदी द्वीप। क्या बोलते हैं? तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप है। किसमें है? ब्रह्मपुत्रा नदी में है। लेकिन दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप जिसका नाम है उमानंदा, और इसी को प्यार से किस नाम से जानते हैं? मयूर द्वीप के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी किस में है? ब्रह्मपुत्रा में ही है। ब्रह्मपुत्रा नदी की टोटल लंबाई की यदि बात करें, जहाँ से निकलती है चेमा युंगडुंग हिमानी से लेकर के जहाँ बंगाल के खाड़ी में डेल्टा बनाती है, वहाँ तक की यदि बात करें, तो कुल लंबाई इसका 2900 किलोमीटर है। लेकिन भारत की बात करेंगे तो केवल भारत में कितना है? बोलिए। 1500 सतलज का ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पे 917 या फिर 916, किसी किसी बुक में 17 लिखता है, ठीक है। 916 याद रखना है आपको, ये ऑथेंटिक है। अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि इस नदी जब बांग्लादेश में जब एंटर करती है तो इसका नाम बदल जाता है। किस नाम से? जमुना। क्या नाम? जमुना। जबकि यमुना नहीं याद रखेगा, यमुना का उद्गम यमुनोत्री हिमानी से आकर के गंगा में मिलती है। उसका सहायक नदी कौन कौन सा? चंबल, बेतवा, केन, ऊपर में सिंध। सिंध, चंबल, बेतवा, केन, जाना पाओ पहाड़ी से निकल करके चंबल मिल जाती है। और इसी में चंबल में ही एक और नदी आकर के मिलती है अरावली पर्वत श्रेणी से, जिसका नाम है क्या? बनास नदी, है ना। तो ये आंसर निकला नहीं होगा। अभी देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ध्यान सुनते हैं। हाँ, आंसर निकल गया है ही नहीं इसमें ऑप्शन। भाई साहब अद्भुत आंसर है इसका। इसमें क्या है? आंसर में है ही नहीं ऑप्शन में। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज है, उसमें लिख लीजिएगा ब्रह्मपुत्रा। किस नदी के बारे में बात चल रहा था अभी? ब्रह्मपुत्रा, जो ऑप्शन में था ही नहीं। तो इस हिसाब से थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन टिपिकल हो गया था ना। अगला क्वेश्चन कहता है पर्पल लाइन। आप सभी जानते होंगे पर्पल लाइन के बारे में। बोलिए किस किस के बीच गुजरता है? हाँ, इजराइल सीरिया। इजराइल और सीरिया बिल्कुल सही आंसर है। और यदि आपसे क्वेश्चन ये ना पूछ करके पूछे रहते 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर, तो क्या बोलते हैं? यूएसए कनाडा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछेंगे 49वीं समांतर रेखा, यूएसए कनाडा। यदि पूछेंगे 38वीं समांतर रेखा, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। यदि पूछेंगे 17वीं डिग्री समांतर रेखा, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। लेकिन यदि आपसे पूछ लेंगे ब्लू लाइन किसके किसके बीच है, क्या आंसर हो जाएगा? बोलिए। इजराइल और लेबनान। इजराइल और लेबनान। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे मैकमोहन रेखा किस किस के बीच है? मैकमोहन रेखा, इसका निर्धारण कब हुआ था? कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे? शिमला में। यदि पूछेंगे कि रेड क्लिफ रेखा किस किस के बीच है, कब निर्धारण हुआ था इसका? किसके द्वारा किया गया था? रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। लेकिन पूछेंगे डुरंड लाइन है, इसका निर्धारण कब किया गया था? डुरंड लाइन का निर्धारण 1893 गलत है, 1892 याद रखिएगा, ठीक है। अब देखेंगे बुक में गलत लिखा है, उसको सही कर लीजिएगा। अब देखिएगा ध्यान से, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे कि 25वीं समांतर रेखा किस किस के बीच है, बोलिए।